हेलो फ्रेंड, मैं वसीम सर उड़ान प्राइवेट आईटी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और आज के वीडियो के टॉपिक में आया है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक सर्कल कर दिया है मैंने। इस सर्कल को ही अपन डिफाइन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। रेशियो में आप जानते हैं कि जो सेकेंडरी साइड का जो ईएमएफ होता है वो 4.44 एम एफ यानी फ्रिक्वेंसी इंटू सेकेंडरी साइड के टन्स। इसी तरीके से प्राइमरी जो ईएमएफ होता है वो प्राइमरी ईएमएफ में भी 4.44 एम एफ यानी फ्रिक्वेंसी और प्राइमरी के टन्स। इसलिए अपन इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, ई एस अपॉन ई पी। तो ई एस की जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पुट करके और ई पी की जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करके अपन इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड में सारी चीज़ें कट जाएंगी, सिर्फ एन एस अपॉन एन पी बचेगा। इसलिए अपन ने एन एस ए एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स बटे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि सेकेंडरी साइड के टर्न्स और प्राइमरी नंबर के टर्न्स। ठीक है, अब हम इसको आइडियल स्टेज मान के चलें। अगर हम आइडियल स्टेज मान के चलें तो वहाँ पर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों ही जीरो मान के चलेंगे। इसीलिए हमने इस तरीके से ये लिख लिया है कि हम यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को हम R1 मान लें, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस R2 मान लें। इसी तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग का जो ली गई रिएक्टेंस उसको X1 मान लें और सेकेंडरी साइड का जो रिएक्टेंस है उसको X2 मान लें। दोनों को मान के चलें तो दोनों को जीरो मान के चलना है। तो एक तरह से ये आइडियल स्टेज आ जाती है। आइडियल स्टेज में ज़्यादातर लोग कोई लॉसेस वगैरह नहीं होते। कोई भी ट्रांसफार्मर के रेशियो निकालने के लिए अपन को आइडियल स्टेज लेना ही पड़ता है। लेकिन अपन एक बात ये भी जानते हैं कि जब अपन सप्लाई देते हैं तभी ईएमएफ बनता है। अगर अपन सप्लाई ना दें तो ईएमएफ भी ना बनेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो प्राइमरी ईएमएफ है वो प्राइमरी वोल्टेज की वजह से बनता है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी ईएमएफ है वो सेकेंडरी वोल्टेज की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसका एक टर्न्स रेशियो ले देते हैं जिसको अपन वोल्टेज रेशियो भी बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे ईएस है यानी कि पहले ईएस ही आया सेकेंडरी साइड के साइड में, तो यहाँ पर वीएस आया। इसी तरीके से ईपी आया तो यहाँ पर वीपी आया। तो इसी तरीके से एन एस अपॉन एन पी बराबर के यानी टर्न्स रेशियो। के का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पर एक उसको अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपन एक बात कर सकते हैं के की, कि ये के एक कांस्टेंट है। इस के को अपन एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक मान कर चल सकते हैं। अब हम करंट की बात करते हैं, जब हम करंट रेशियो की बात करते हैं तब हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखेंगे। यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में आती है। आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर में आती है, यानी कि किलोवाट में ना आते हुए ना KWH में आती है, सीधे वोल्ट एम्पियर में आती है, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर का दोनों का गुणा हो जाता है। तो वोल्टेज और एम्पियर का दोनों का गुणा होगा तो अपन जानते हैं कि ट्रांसफार्मर दो सर्किट होती है, यानी कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड में ये करंट चलेगा यानी कि ये पावर बनेगी वोल्ट एम्पियर की। इस तरीके से सेकेंडरी साइड में भी इस तरीके से VS इंटू IP बनेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सॉरी, ये IP की जगह IS हो जाएगा। जब हम रेशियो की बात करें तब इसलिए VS बटे VP, यानी कि अपन ने जो पिछली बार जो ये अपन ने जिसमें निकाला था तो अपन ने VS बटे VP का निकाल के IP अपॉन IS निकाल लिया। तो यानी कि जब करंट रेशियो की बात करते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज पर प्राइमरी करंट और प्राइमरी वोल्टेज पर सेकेंडरी करंट, इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाता है। इसको अपन करंट रेशियो भी बोलते हैं। ये देखिए, ये VS टू के VP यानी IP बटे IS बराबर NS अपॉन NP। अब हम इसको अपन क्या करें, अपने पुराने ट्रांसफॉर्मर रेशियो में करें जो अपना जो यहाँ तक तो आ ही गया था, मगर अपन ने इसमें क्या किया, ES बटे EP बराबर VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS बराबर NS अपॉन NP बराबर K, यानी कि यही एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बनता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वजह से अपन कोई भी आंकड़ा दिया हो इस तरीके से अपन कोई भी इसका आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अपन इसमें बात करते हैं के की, कि जब के की वैल्यू 1 आ जाए या 1 से कम आए तो उस कंडीशन में अपने ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। तो वो स्टेप अप और स्टेप डाउन कब होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। इसमें सारे रेशियो सम्मिलित हैं, इनमें सारे रेशियो सम्मिलित होगा, यानी कि EMF, वोल्टेज, करंट और टर्न्स, यानी कि ये सारे चीज़ें जो इंपोर्टेंट डाटा है वो अपन को डाटा मिल चुका है। अब इसके बाद अपन टर्न्स रेशियो की बात करते हैं। तो टर्न्स रेशियो की बात करते हैं, यदि अपन के का मान अपन 1 से कम कर दें, के का मान 1 से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NS बटे NP का मान जो बढ़ जाएगा वो 1 से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर दोनों की कंडीशन में अपन देखें तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न्स रेशियो है वो NP वाइंडिंग से ज़्यादा होगा।
तो जब एन एस वाइंडिंग का जब टर्न्स रेशियो ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो आपका जो EMF है वो EMF भी ज़्यादा होगा EP से। तो क्या होगा, तब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि सेकेंडरी पर क्या होगा, EMF ज़्यादा हो गया यानी कि वोल्टेज अप हो गया, यानी वोल्टेज बढ़ गया, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी तक। ठीक है, अब अपन इसको दूसरी तरीके से बात करें कि K का मान जो अपना 1 से कम होगा तब NS/NP यानी कि दोनों का अगर समीशन देखा जाए तो NS का मान NP से कम होगा, यानी कि NP का मान ज़्यादा होगा। लेकिन इसको अपन इसी फॉर्म में ही रखेंगे। तो ES का मान यानी कि सेकेंडरी EMF का मान प्राइमरी EMF से कम होगा। तो इसी तरीके से अपन देख सकते हैं ये उस कंडीशन में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा क्योंकि वोल्टेज घट रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी तक, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी तक वोल्टेज घट रहा है। तो वोल्टेज घटने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से स्टेप डाउन होगा, तो स्टेप डाउन हुआ। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन समझ में आ गई आपके। और इसके बाद अपन जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो यही है अपना